बोलो। ठीक है, इसका अभी मॉड्यूल तो नहीं मिला होगा एसी का, 1-2 दिन में मिल जाएगा, तब तक देखते हैं। और एसी और EMW शायद दोनों एक ही में रहेगा, तो जैसे मिलेगा उसको उस हिसाब से हम टिक लगवा देंगे करने के लिए। तब तक मिल इसको गया। मिल गया एसी का। हाँ, यस सर, यस सर, मिल गया। कब मिला है? ठीक है, देख लेंगे कब मिला है, वो तो दिख नहीं रहा है। कल मिला था सर, लास्ट ही में आया था कल 5 बजे के करीब। हाँ, 5 बजे के करीब। छब्बीस तारीख को आया था सर। 26 को हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, हम भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको देख के हम आज के बाद उसमें टिक लगाते रहेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं एसी। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते ही हैं कि घर में जो सप्लाई आता है वो एसी करंट होता है। ठीक है, एसी और डीसी में अंतर क्या है कि एसी करंट जो हम लोग बोल रहे हैं यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो चीज एसी होता है ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, यानी कि बोल सकते हैं इट्स डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर ये फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में एसी करंट तो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहेगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग जो आज तक पढ़ते आए हैं वो डीसी पढ़े हैं, इस चीज को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट यानी कि इसमें जो होता है एक फिक्स डायरेक्शन होता है, फिक्स्ड डायरेक्शन होता है कि एक बार जिधर फ्लो करा है उधर ही फ्लो करेगा। जैसे कि बैटरी था, हम कोई रेजिस्टेंस लगा रहे थे, अगर ये बैटरी था तो इसमें हम बोलते थे कि ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि इसमें करंट जो है इधर से ऐसा फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज था हमारा डायरेक्ट करंट, यानी कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एसी वाले केस में जो है डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे एसी जनरेटर, तो उसमें ईएमएफ जो आया था हमारा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था। ठीक है, जिसको हम लोग ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी लिखे थे, और आई को लिखे थे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है साइन का फंक्शन है, और साइन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है, नहीं कि प्लस माइनस होते रहता है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब सिंपल है कि प्लस माइनस होना। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग बोले थे कि ये एसी, यानी कि ये एसी सोर्स है और ये एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, और एसी का सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है, तो एसी और डीसी में यही अंतर है कि डायरेक्ट करंट जो होता है सर्किट में अपना डायरेक्शन उसका फिक्स होता है, लेकिन एसी वाले में हर कुछ टाइम के बाद वो अपना डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल का बात करें, ठीक है, ये टाइम हो गया, इधर करंट हो गया, ये एसी है या डीसी है ये बताना है हमको।
इसमें से चूज करना है कि एसी कौन सा है। वो इसको बीच में, ठीक है। जैसे कि इधर करंट आई है, इधर टी है, तो इसमें से हमको बताना है कि एसी कौन सा है और डीसी कौन सा है। बताओ तुम लोग। पहला क्या है? एसी। एसी। दूसरा? क्या होगा? क्या है बताओ। इसको बीच में क्या हो गया? देखो पहला जो है हमेशा इसमें क्या है, ऊपर के साइड ही है, यानी कि पॉजिटिव ही है। हमेशा ये पॉजिटिव ही रह रहा है, तो एसी नहीं है। भले फ्लक्चुएशन हो रहा है लेकिन ये डीसी ही है। डीसी करने का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि इस कांस्टेंट ही रहे। डीसी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन बोल रहे हैं कि वो वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इस केस में देख रहे हैं कि प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एसी करंट है। वैसे इसमें देख रहे हैं प्लस माइनस, इस बीच में क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट या फिर डीसी करंट। यानी कि अगर डायरेक्शन फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा तो डीसी बोलेंगे, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो एसी बोलेंगे। सिंपल से यही फंडा है। फ्लक्चुएशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी साइन का फंक्शन हो सकता है लेकिन हर बार ये ऊपर ही है, यानी कोई भी फंक्शन रहे, कैसा भी फंक्शन रहे, अगर वो पॉजिटिव है तो एसी है, एसी बोल रहे हैं। पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे, सिर्फ एक डायरेक्शन रहे, एक साइन रहे, तो हम बोलेंगे कि वो डीसी है, डायरेक्ट करंट है। लेकिन टाइम के साथ साथ उसका अगर पॉजिटिव निगेटिव चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एसी कर, ठीक है। नहीं कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी हम देख रहे हैं तो ये भी हमारा, ठीक है, एसी ही। ठीक है। तो ये था एसी और डीसी के बारे में कि अगर हम एसी करंट बोल रहे हैं और डीसी करंट बोल रहे हैं तो करंट यानी कि अगर सिंपली एक डायरेक्शन में रहेगा तो उसको बोलेंगे एसी करंट, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा तो उसको बोलेंगे डीसी। उल्टा बोल गए, एक डायरेक्शन रहेगा तो डीसी और डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो एसी करंट बोलेंगे। इसके फायदे के बारे में भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं 10th क्लास में कि एसी करंट का क्या फायदा है डीसी के ऊपर, ठीक है। तो एसी करंट में क्या होता है कि एनर्जी लॉस कम होता है एज कम्पेयर टू डीसी सोर्स, ठीक है। डीसी के कंपैरिजन डीसी में जो होता है एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, तो इसलिए एसी प्रेफर करा जाता है। घर में जो हाउस होल्ड में सप्लाई आता है वो भी एसी ही रहता है, ठीक है। इंडिया में जो एसी होता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज होता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज यानी कि एक हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकेंड, यानी एक रिवोल्यूशन का बात कर रहा है,
तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में वो 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। ठीक है, 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में दिख रहा है कि वो 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 1 सेकेंड में वो 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन हमको ये सब चीज पता नहीं चलता है, क्योंकि हम उतना फ्रिक्वेंटली देख नहीं पाते, हमारा आई उतना सेंसिटिव नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को इस चीज में इसमें क्या पढ़ना है, तो एसी सोर्स है, तो सोर्स को हम लोग को सर्किट में यूज करना होगा कि सर्किट में रेजिस्टेंस के क्रॉस यूज करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर के क्रॉस यूज करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर के क्रॉस यूज करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा। इन सब चीज के बारे में हम लोग को इसमें देखना है। तो उससे पहले कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टर्म्स यूज टू ठीक है, एसी में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। एक पहला एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू यानी कि एवरेज करंट कहा जा सकता है या फिर एवरेज वोल्टेज, कोई सा के लिए भी बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कभी भी मान लेते हैं A1 A2 A3 ऐसा AN टर्म्स है, तो इसका अगर एवरेज वैल्यू हमको निकालना होता है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं एवरेज वैल्यू को, तो हम सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, AN तक, फिर डिवाइडेड बाई N कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये बोलते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे अगर हम करंट का एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, करंट का एवरेज वैल्यू, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं या फिर आई एवरेज भी बोल देते हैं। तो अगर हमको करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है और यहाँ पे जो करंट है वो किसी फंक्शन ऑफ टाइम टी है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो हमको टोटल करंट को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल करंट को जोड़ेंगे कैसे, ये टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो टाइम के साथ हमको वेरिएशन अगर दिख रहा है तो जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे आई जो फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम तो टी। ठीक है, तो जहां से जहां तक ये 0 से टी तक, ये भी 0 से टी तक, अगर 0 से टी तक ऐसा अगर हम लिख ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये चीज जो है हमारा एवरेज करंट का वैल्यू। ठीक है, ये चीज जो है हमारा एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखें तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंस आई होता है डी क्यू बाई डी टी, implies that dq is equal to I dt। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा हुआ टर्म है हमको यही चीज दिख रहा है। एवरेज बोल रहे हैं किसी भी वैल्यू का एवरेज वैल्यू होता है, जितने भी चीज दिए हुए हैं जोड़ के उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना। यहाँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने जोड़ दिया, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका एवरेज वैल्यू है करंट का। अब हम जानते हैं कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो यहाँ से ध्यान से देखें तो डी क्यू इक्वल टू ये आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला टर्म ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे आई एवरेज जो दिख रहा है और कुछ नहीं, टोटल चार्ज फ्लोन इन सर्किट अपॉन टोटल टाइम दिख। ठीक है, ये तो हम एवरेज करेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम को ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि एसी का है, एसी फंक्शन है, एसी के टर्म में है, तो इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रल वाला फॉर्म यूज करेंगे। डायरेक्टली हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको ऊपर वाला फॉर्म यूज करते हैं।
डेफिनेशन में हम इसी चीज को लिखते हैं। अगर हम एवरेज वैल्यू का डेफिनेशन लिखेंगे तो इसी वाले वैल्यू को हम लोग लिखते हैं कि it is amount of charge flown in same amount of time by a STD और डायरेक्ट करंट। बीच में क्या हो गया, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम बाय एसटीडी और डायरेक्ट करंट। अगर इंस्टेड ऑफ एसी, ठीक है, अगर हम इस एसी करंट की जगह पे कोई भी डीसी सोर्स यूज कर रहे होते हैं, एसटीडी करंट यूज कर रहे होते हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि जितने अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया होता है उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है टोटल चार्ज फ्लोन इन सर्किट अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम से हम एवरेज से मल्टीपल कर दे तो यानी कि एक एसटीडी करंट हम आई एवरेज जितना, यानी कि डीसी करंट आई एवरेज जितना अगर पास कर रहे होते टी टाइम के लिए, तो जितना चार्ज फ्लो करा होता उतना ही चार्ज इस एसी से फ्लो किया है, तो उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आई एवरेज वैल्यू। तो सिंस कमर्शियल पर्पस के लिए वी यूज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हम लोग इसी चीज को यूज करते हैं। तो इसके लिए एवरेज वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो नोट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई तक आता है 2, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आता है 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो आई एवरेज अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे आई डी टी बाई इंटीग्रल डी टी। अब हम जान रहे हैं कि जो हमारा करंट है साइनोसोडल है, तो ऐसा वेरी कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा वेरी कर रहा होगा। इधर की तरफ आई बोल दे रहे हैं, इधर की तरफ टी बोल दे रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें वेरी कर रहा है। तो हमको दिख रहा है कितने देर के बाद, इतने टाइम के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, इतने टाइम के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, यानी 0 से टी टाइम के बाद, यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड टी है, इस टाइम के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। कितना होगा? तो 2 पाई बाई ओमेगा टाइम। तो हम इसी टाइम के लिए फाइंड करें तो कितना आ रहा है 0 से टी। तो ये दिख रहा है ध्यान से कि साइन का है, तो ये हमको वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो, हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी 0 से टी, ये 0 से टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो साइन का ये इंटीग्रेशन 0 आएगा, यानी कि आई एवरेज जो है 0 आ रहा है फॉर 1 टाइम पीरियड, ठीक है। एक टाइम पीरियड के लिए इस केस के लिए हम देख रहे हैं, तो जो हमारा एवरेज वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इसीलिए साइनोसोडल के केस में हम 1 टाइम पीरियड में नहीं निकालते। साइनोसोडल में होता है कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन, सेकेंड हाफ में दूसरा डायरेक्शन। तो ओवरऑल एक पीरियड ऑफ टाइम में टोटल चार्ज फ्लो 0 आ रहा है, इसमें टाइम से मल्टीपल कर देंगे तो 0 ही आएगा। तो एक रोटेशन में टोटल चार्ज फ्लो 0 आ रहा है,
लेकिन यही अगर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जीरो आता है तो इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं फॉर दिस इक्वेशन वी फाइंड टाइम पीरियड फॉर हाफ, we find current for half time period। ठीक है, यानी कि टाइम इंटरवल हमारा t/2 होगा, यानी कि π/ओमेगा होगा। इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसके लिए फाइंड करेंगे तो आई एवरेज क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो हमारा आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से π/ओमेगा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी, 0 से टी यानी कि नीचे टी आ जाएगा, आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/ओमेगा। ठीक है, तो ऊपर ध्यान से देखो क्या आ रहा है, लिमिट है तो cos 0 पुट करेंगे तो 1, cos पाई पुट करेंगे तो 1। ठीक है, तो आ जाएगा 2 आई नॉट बाई टी। ठीक है, टी होता है टी ओमेगा, टी होता है हमारा 2π/ओमेगा, जिसको लिख सकते हैं 2 आई नॉट बाई, ये कट जाएगा, कहीं कुछ छोड़ रहे हैं क्या, अच्छा टाइम पीरियड तो यहाँ पे नीचे t/2 यूज करना था ना। ठीक है, ऊपर नीचे अगर हम टाइम पीरियड सेम रखे हैं तो यहाँ पे t/2 यूज करेंगे, तो t/2 तो t/2 हमारा π/ओमेगा आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, यहाँ पे मैथ है सिर्फ, इसलिए हम ज्यादा इस पे जोर नहीं दे रहे हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है ये चीज हम जान गए, उसके बाद हमको एक इक्वेशन मिल रहा है, उसको इंटीग्रेट करके डिवाइड करके हमको एक वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू हम फाइंड करें और इस चीज को याद रखना है। आई एवरेज होता है 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है, आई नॉट क्या है यहाँ पे, तो आई नॉट इज पीक वैल्यू। ठीक है, आई नॉट इज पीक वैल्यू, आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है जो उस सर्किट में फ्लो कर सकता है। तो आई एवरेज 2 आई नॉट बाई पाई आ रहा है। ठीक है, सेकेंड जो यूज होता है वो यूज होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर यहाँ पे आई एवरेज के लिए निकाले हैं तो वी के लिए भी सेम ही आता है, तो हम उसके लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2v0/पाई, यानी कि जो पोटेंशियल हम लोग यूज करते हैं उसके लिए भी नहीं है, सिमिलरली कह सकते हैं। अब आरएमएस वैल्यू का बात करते हैं, तो आरएमएस वैल्यू यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन पहले हम लोग इसमें करते हैं स्क्वायर, फिर मीन निकालते हैं, फिर रूट। ठीक है, जैसे 2 3 4 दिया है, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो इसका अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो हम पहले करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, यानी कि पहले स्क्वायर का सम करें, यानी कि पहले स्क्वायर फिर उसका मीन, यानी टोटल नंबर से डिवाइड कर दिए, लास्ट में रूट ले लिए, ये चीज मिला हम लोग का रूट मीन स्क्वायर, यानी कि पहले स्क्वायर करना है फिर उसका मीन
फिर जो भी वैल्यू है, जिस भी वैल्यू का अगर फाइंड करना है तो पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर थर्ड में उसको रूट ले लेना है, तो हमारा आरएमएस वैल्यू होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा अगर आई जो है एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, तो अगर इसके लिए हमको फाइंड करना है तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो आई आर एम एस अगर हमको लिखना होगा तो ध्यान से देखो, आई स्क्वायर, फिर इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए दो जोड़ दिए, फिर नीचे हमको उतने ही टाइम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हम इसको जोड़ के मीन निकाल लेंगे। अब अगर इसका रूट ले लें, ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, यहाँ से सिंपली हमको दिख रहा है कि पहले स्क्वायर करके मीन निकाल लेना है, उसका रूट ले लेना है। अब यहाँ जब फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में जोड़ेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, फिर रूट ले लेंगे। तो ये चीज आता है हमारा आरएमएस वैल्यू। थोड़ा सा इसी चीज में ध्यान दें तो स्क्वायर कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डेट आरएमएस इनटू नीचे जो आएगा वो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम इक्वल टू आई स्क्वायर टी डी टी इंटीग्रेशन। ये चीज मिल रहा है। अगर हम इसी में इधर भी आर से और इधर भी आर से मल्टीपल कर दे तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये आरएमएस को हम एसटीडी करंट मान लें, ठीक है, एसटीडी करंट इंटू टोटल टाइम इंटू आर, आई स्क्वायर आर टी हमको दिख रहा है, यानी कि ये दिख रहा है कि टोटल हीट प्रोड्यूस्ड या फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, while a STD current pass through सर्किट। ठीक है, सर्किट से पास हो रहा है। वैसे इधर वाला देख रहे हैं तो हीट फॉर एसी करंट। ठीक है, यानी कि अगर हम सेम टाइम के लिए यहाँ पे हम जीरो से जो भी टोटल टाइम टी आ रहा है हमारा, वही टाइम के लिए ले रहे हैं, तो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द स्टेडी और डायरेक्ट करंट विच is required to produce same amount of heat for same time interval which is produced in AC circuit। ठीक है, AC सर्किट में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, मान लेते हैं टी टाइम में, उतने ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमको स्टेडी करंट कितना रिक्वायरमेंट था, तो वो वैल्यू हमको आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों वैल्यू को ध्यान रखना है कि आरएमएस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है और एवरेज वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो कर सकता है एसटीडी करंट इंस्टेड ऑफ एसी करंट। एसी की जगह पे अगर हम कोई डीसी करंट यूज कर रहे होते हैं तो उतने ही देर में वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करने के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होगा, उसको बोलते हैं एवरेज। और आरएमएस के लिए कि कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हीट दोनों सेम होने के लिए हमको कितना डीसी करंट यूज करना पड़ेगा या कितना एसटीडी करंट यूज करना पड़ेगा, उसको बोल रहे हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये चीज जो है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू सिंपली हमको याद रखना है कि क्या होता है। तो इट इज द एसटीडी करंट required to produce same amount of heat which is produced by a AC source। सर्किट में एसी सोर्स ने जितना हीट प्रोड्यूस करा है किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, उतने ही देर में उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना डीसी डायरेक्ट या फिर एसटीडी करंट रिक्वायर्ड होगा, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये आरएमएस वैल्यू।
क्योंकि इसमें हर बार डायरेक्शन चेंज होते रहता है, तो इस चीज को हम लोग को समझने के लिए इन दो चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग इन्हीं दो चीज के टर्म में सब बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हर बार डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, किसी टाइम पे हम कहेंगे ये वो जो भी है, तो कैसे हम बात कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस बात करेंगे, एवरेज बात करना होगा, तो हम इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए नजर आएंगे। तो इन दोनों का टर्म ध्यान से याद रखना। फॉर आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके लिए अगर हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आई आरएमएस लिखेंगे, इसका स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी, जीरो से हम टाइम पीरियड टी ले रहे हैं, तो जीरो से 1 टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन। आई नोट तो कांस्टेंट है, हम बाहर ले रहे हैं, नीचे जो आ जाएगा हमारा टी आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का। कहाँ से कहाँ? तो जीरो से टी, टी को हम बोल सकते हैं कि ये 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा टर्म में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में वही चीज है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? बोलो। बोलो। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सर उसको 1 माइनस कॉस कॉस 2 थीटा के टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4। ठीक है, तो वही चीज यहाँ यूज करेंगे। थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो नीचे हम ओमेगा से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। जैसे ओमेगा टी को अगर थीटा पुट करके देखते हैं तो यहाँ से डी टी मिल रहा है डी थीटा बाई ओमेगा, तो पहला है थीटा बाई ओमेगा, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा टी बाई ओमेगा 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 4 ओमेगा। ठीक है, ये बचेगा कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। तो यहाँ पे अगर रखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई टी को लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा इनटू, यहाँ पे आ रहा है 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा काट ही दो, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो कट ही जाएगा टी, छोड़ो। ठीक है, माइनस यहाँ पे ऊपर वाले साइन वाले फंक्शन में देखो तो 2 पाई रखेंगे, ये 4 पाई दिख रहा है, 4 पाई पे 0 और 0 पे भी 0, तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई बाई ओमेगा इनटू टाइम का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा कटता हुआ दिख रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर जो हमको दिख रहा है ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है।
ठीक है, इतना दिख रहा है। तो यहाँ से हमको RMS दिख रहा है I0/√2। सिमिलरली हम बोल सकते हैं V0 भी RMS जो होगा ये होगा I0/V0/√2। ठीक है, ये मैथ्स है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार शांति से बैठ के इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी आप पढ़ चुके हो। इंटीग्रेशन है, साइन है, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स है, आराम से कर सकते हैं। मेन है कि इसका वैल्यू क्या होता है और क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमको याद रखना है। यहाँ से ये चीज रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज को याद रखना है हमारे साइन फंक्शन के लिए। ये सिर्फ साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए है। एवरेज वैल्यू का ध्यान रहे कि हम टाइम पीरियड 0 से T/2 ले रखे हैं, तब आ रहा है 2I0/π, और एवरेज यहाँ पे इस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, तभी RMS आ रहा है I0/√2। ये किसी भी टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, 0 से T/2 के लिए भी निकालेंगे तो इतना ही है। स्क्वायर कर रहे हैं तो हर बार सेम ही चीज आना है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमारा फंक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर ही रहेगा। तो ये था हमारा कि एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। कभी भी कोई भी चीज अगर हमको लिखना हो तो इन्हीं के टर्म में मोस्टली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि AC को अगर हम लोग मेजर करेंगे, AC करंट को मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, तो उसको नोट पॉइंट करके लिख लेना है। ठीक है, AC एमीटर and AC voltmeter are used to measure AC current और पोटेंशियल। ठीक है, AC करंट या पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं। AC एमीटर, इन दोनों को हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, ये जनरली जो है हीट ही मेजर करता है और हीट से हमको पता चलता है, तो इट विल गिव RMS वैल्यू। ठीक है, ये जो देता है हमको RMS वैल्यू देता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, कि इससे अगर मेजर करते हैं तो हमको RMS वैल्यू मिलता है, पिक वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, सिंबल क्या होगा AC सोर्स का, ये है AC सोर्स। ठीक है, AC सोर्स होगा तो हम लोग इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, हो सकता है एक तरफ प्लस माइनस दे दें, कोई बड़ी बात। तो AC सोर्स को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, कि जैसे एक बोल रहा है कि करंट दे रखा है 3√2 साइन 100πt प्लस π/4। तो बोल रहा है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है करंट का और RMS वैल्यू फाइंड करना है।
बोलो जल्दी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यहाँ पे ऐसे इक्वेशन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो ओमेगा बाई 2 पाई, यानी कि 50 हर्ट्ज। ठीक है। और आई आर एम एस का बात हो रहा है, तो हम ये चीज जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये आई नॉट रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन में हम लोगों ने देख रहा था, यहाँ पे आई नॉट लिख रहे हैं, तो आई नॉट तो ये आ जाएगा 3√2 बाई √2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एम्पियर। ठीक है, तो सिंपल सा है। हमको दे रखा है कि E इज इक्वल टू 60 साइन 314t। ठीक है, रेजिस्टर है 20 ओम, किसी भी सर्किट का बात कर रहे हैं, तो आई आर एम एस क्या होगा? आई आर एम एस पहला इन AC एमीटर, सेकेंड ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेन एमीटर, यानी कि जो हम लोग जनरली यूज करते थे। इन दोनों में क्या आएगा वैल्यू, ये फाइंड करना है। जैसे अगर हम वी आर एम एस का बात करेंगे, तो ये ई नॉट बाई √2 आएगा, तो लिख सकते हैं 60 बाई √2। वही आई आर एम एस का बात करेंगे, तो वी आर एम एस बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आई नॉट बाई, चलो आई नॉट बाई आर लिखते, आई नॉट बाई √2, आई नॉट बाई आर जो होता है वी आर एम एस हो जाता है, वी आर एम एस बाई आर लिख सकते हैं इसमें। तो ये चीज आ जाएगा हमारा 60 बाई 20√2। ठीक है, यानी कि 3/√2। अब है कि सेकेंड, ये फर्स्ट वाले केस है, बी वाले में जो आंसर होगा वो क्या होगा? बोलो। ठीक है, जो ऑर्डिनरी कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस डीसी सोर्स में यूज करते थे पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो जो चीज है वो एवरेज वैल्यू को फाइंड करता है। तो एवरेज वैल्यू अगर हम निकालते तो एवरेज वैल्यू 0 होता है फुल टाइम पीरियड के लिए, तो इसलिए ये जो रीडिंग देगा वो 0 देगा। तो हम लोग, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या जो डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर था उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं एसी में फाइंड करने के लिए? तो सवाल आंसर होगा नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रीडिंग हमको हमेशा 0 देगा, तो हम उसको लगाने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टर के केस में आई इक्वल टू था आई नॉट
ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, ये वाला वैल्यू था। तो इसका अगर हमसे बोला जाए कि आरएमएस वैल्यू फाइंड करें, आरएमएस नहीं निकालते हैं, एवरेज वैल्यू क्या होगा फॉर टी इजकल टू 0 टू टी इजकल टू टॉ। ठीक है, इस टाइम पीरियड में इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करें। बोलो क्या आ रहा है जल्दी से। कितना आ रहा है? यही होगा, ऊपर दिख रहा है आई नॉट, इसका इंटीग्रेशन डी टी, ई रेस टू पावर कुछ भी रहता है तो उसका ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टॉ ही रहेगा, डिवाइड बाई माइनस 1 बाई टॉ हो जाएगा, लिमिट 0 से टॉ, नीचे टॉ बचेगा, ये आई नॉट बाई टॉ। ठीक है, टॉ टॉ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ई नॉट, माइनस है तो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 बच रहा है। सॉल्व कर लो, देखो इतना ही आ रहा होगा, ये इसका एवरेज वैल्यू हो, यानी कि डिके ऑफ करंट के दौरान अगर एवरेज वैल्यू निकाले हैं तो इस टाइम पीरियड में कितना चार्ज पास करा होगा, उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने टाइम में हम इतना करंट, कांस्टेंट करंट पास किए रहते तो जितना चार्ज पास हुआ रहता उतना ही इस डिकेइंग करंट के थ्रू भी चार्ज पास करा है। ठीक है, तो ऐसे सब एक फंक्शंस दिए रहेंगे और हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है, तो ऊपर वाला वैल्यू ई डॉट डी टी यानी कि आई टी डी टी दिख रहा है, तो आई और टी के बीच का एरिया बता रहा है। ठीक है, तो हमको कर्व देके एरिया से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू अगर देखो इंटीग्रेशन में जो है, कहीं भी अगर देख रहे हैं स्क्वायर वाले में भी, यहाँ भी, तो ये आई डी टी, तो ये अगर हम करंट वर्सेस टाइम का कर्व बनाएंगे तो करंट वर्सेस टाइम कर्व का ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन वही रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से करंट वर्सेस टाइम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो हमको कोई भी फंक्शन देके हमसे पूछा जा सकता है कि उस केस में बताओ। ठीक है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं गिवन कर्व के लिए और फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जैसे एसी सर्किट कंपोनेंट्स। ठीक है, एसी को हम लोग सर्किट में कैसे यूज करेंगे, तो एसी जो सोर्स है हमारा ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सोर्स, जनरली एमएफ जो होता है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के फॉर्म में ही लेंगे,
जब तक कि कुछ नहीं दिया रहा है, यही हम लोग मोस्टली क्वेश्चन में यही दिया रहेगा तो ये चीज यूज करेंगे। इसको हम लोग किस किस चीज से जोड़ सकते हैं? तो इट कैन बी कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस। हम लोगों ने जो चीज पढ़ा है कैपेसिटर, और थर्ड कंपोनेंट पढ़े अभी फिलहाल में इंडक्टर। ठीक है, ये तीन चीज पढ़े हैं, तो इन तीनों चीज में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी हो, 2 3 4 जिसका भी कॉम्बिनेशन हो उससे हम कनेक्ट करा सकते हैं, या फिर सिंगल एक एक से कनेक्ट करा सकते हैं, सिर्फ रेजिस्टर से, सिर्फ कैपेसिटर से, सिर्फ इंडक्टर से, या फिर रेजिस्टर कैपेसिटर, रेजिस्टर इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर, या फिर तीनों मिलाकर। ठीक है, कैसा भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, तो उसमें से कुछ सिंपल 4 5 केसेस हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसी सोर्स को कनेक्ट करके देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अगर हम बता दें कि अगर हमको कोई भी वैल्यू ए इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं फेज एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, इस सब बात के बारे में हम लोगों ने कर्व वेब में पढ़ा था, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। ये चीज हो पीक वैल्यू, और एक किसी भी टाइम टी का हमको बात कर रहे हैं। ऐसे ही दो चीज दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस अगर फाइंड करते हैं तो एंगल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कि वो फेज डिफरेंस। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा एक तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अगर आई नॉट ओमेगा टी दे रखा है तो हमेशा इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, इस हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम लोग आई ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर ये दिया रहे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है, फाइव लिखते हैं, यानी कि -5 है, तो -5 है तो हम इसको इधर ऊपर की तरफ ऐसा ले जाएंगे, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंगल फाइव, किधर आई रिप्रेजेंट, यानी कि हम हमेशा करंट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो भी हम चीजें करेंगे तो हम क्यों करेंगे वो सब हम बाद में बताएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना कि अगर ऐसा फॉर्मेट में दे रखा है तो हमेशा करंट को हम हॉरिजेंटल पे रखेंगे। अगर कोई एंगल दे रखा है -5 है तो ऊपर, +5 है तो नीचे, वो चीज बाद में समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है। ठीक है, फाइव जो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम हॉरिजेंटली आई को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हम ये रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको फेजर डायग्राम बना के हमको सॉल्व करना है। तो हम फेजर केस में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग चेंज करके पढ़ रहे हैं, इसको वेक्टर की फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर शो करने के लिए ये तरीका होगा। अब अगर हम बोले कि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ आ रहा है, फाइव आ रहा है, ठीक है, +5 आ रहा है, हम फर्स्ट वाले से रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे +5 है यानी कि पीछे की तरफ होगा, और यहाँ से ऐसा ये v रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ से एंगल 5 ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंटेशन होगा। सबसे पहले करंट को ओरिजेंटल में रिप्रेजेंट करेंगे। बुक्स में देखोगे बहुत तरीके का दिया रहता है, किधर भी दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमको सारा स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस हम रिप्रेजेंट करके अपना काम आसान करना चाह रहे हैं। तो मेरा यही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स की तरफ करंट को रिप्रेजेंट करना है, और उससे देख के फिर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये फेजर का हमारा मेन पर्पस होगा, और धीरे धीरे इस चीज को सीख जाएंगे कि कैसे क्या रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा फेजर का, यानी कि हम लोग इस तरीके को अपनाएंगे हर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम इस पे रिप्रेजेंट कर लिए तो इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही से सवाल बनता है, और यही चीज मतलब 80% 70% क्वेश्चन इसी से बनता है इस चैप्टर का। ये बनाना बहुत ही आसान है, एक
फॉर्मेट पकड़ लो, उसी को फॉलो करो। तो इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट और उससे वोल्टेज में फेज क्या है कैसा है उस चीज से रिलेटेड हम लोग फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। नाउ हम लोग आते हैं पहला, एसी कनेक्टेड विथ अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस है, इसको हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। ये हम बोल रहे हैं कि बराबर है नॉट sin ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस है, इसमें ऐसा ही मान लेते हैं किसी टाइम टी पे फ्लो कर रहा है। तो एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी का बात कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आई आर जो होगा वो इक्वल टू होगा साइन ओमेगा टी के। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई जो मिल जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है, सर्किट से भी बोल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी, तो डेल्टा फाई अगर बोलेंगे तो 0 आ रहा है। यानी कि इस सर्किट में फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है, बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। फेज डिफरेंस 0 होता है इस केस में। यानी कि हम बोलेंगे कि आई एंड ई आर इन सेम फेज। ठीक है, दोनों जो है वो सेम फेज में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ऐसा हमको एक्सिस बना लेना है, करंट इधर आई, इसी फेज में हमारा पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को इधर, ये हमको रिप्रेजेंट। दोनों के बीच में एंगल 0 है, फेज डिफरेंस 0 है। यानी कि जिधर आई है उधर, यानी कि अगर हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वेक्टर में, इन दोनों के वेक्टर में जो एंगल है वो 0 है। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 है। आई और ई के बीच का एंगल 0 है। इस चीज को मान लेना है, ऐसा हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ई इधर है, तो अगर हम आर को भी वेक्टर के फॉर्म में, रेजिस्टेंस को भी वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो उधर ही करेंगे। ये था हमारा, अगर रेजिस्टेंस किसी ऐसी सोर्स से अगर रिप्रेजेंट होगा तो सिंपल डीसी की तरह ही हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम एसी सोर्स को सेकेंड विथ कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एसी को अगर हम किसी कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी टाइम टी पे इधर से अगर करंट बहा होगा तो आई बोले, इस पे कुछ चार्ज क्यू आया होगा, माइनस क्यू इस सी। तो इसमें भी बोल सकते हैं कि इक्वल टू, अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल आएगा, यानी कि क्यू बाई सी जो होगा वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। क्यू का सी साइन ओमेगा, इसमें करंट पता करें तो हम जानते हैं इक्वल टू होगा डी क्यू बाई डी टी। ये हो जाएगा हमारा ई नॉट सी बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी। ऐसा ही लिखने का पर्पस क्या है,
तो हम जानते हैं कि E बाई आर जो होता है वो करंट होता है। तो इसको अगर हमको I इक्वल टू आई नॉट के फॉर्म में लिखना है तो हमको ऐसा लिखना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या इसको क्या यूज करा है, तो इसको बोलते हैं XC, यानी कि 1/ωc। इसको बोलते हैं हम लोग कि रिएक्टेंस है। ठीक है, अगर हम इस चीज को सिर्फ एक कैपेसिटर के साथ तो जोड़े हैं तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका यूनिट जो होगा ओम होगा। ठीक है, क्योंकि ई नॉट बाई समथिंग आ रहा है, तो ई नॉट बाई समथिंग आई नॉट है, आई नॉट, तो इसका 1/ωc का जो वैल्यू आएगा ये ओम में ही होगा, इसका यूनिट। XC को बोल रहे हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों केसेस में, हियर E है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I जो है आ रहा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कंपेयर करने के लिए इसको भी हमको साइन में ही करना पड़ता है, और साथ में ये ध्यान रखना है साइन है तो ये भी साइन में आए, ओमेगा टी पहले ही रहे। अब इसको कॉस में करना है, तो अगर हम इसमें साइन ओमेगा टी माइनस π/2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस π/2 करना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस चीज से हम इसको लिख लिए। अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो करंट हमारा इधर होगा। करंट हम दिख रहा है कि π/2 प्लस में है, यानी कि E से आगे है, तो V को हम देखेंगे कि इधर की तरफ होगा। यहाँ से एंगल कितना है π/2। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डेल्टा फाई जो है वो π/2 आ रहा है, एंड करंट लीड्स पोटेंशियल। ठीक है, करंट जो है पोटेंशियल को लीड कर रहा है, यानी कि इसमें करंट का फेज जो है आगे है एज कंपेयर टू पोटेंशियल। ठीक है, इसको साइन और कॉस का कर्व बना के भी देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिलहाल इसी से देखना है, इस चीज को याद रखना है कि अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के केस में जो पोटेंशियल होता है और करंट होता है, दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का होता है, और कैपेसिटर का जो मतलब कैपेसिटर के केस में जो पोटेंशियल है वो π/2 से पीछे होता है। ठीक है, अगर यही चीज हम बोल रहे हैं कि AC विथ इंडक्टर, ठीक है, यानी कि AC सोर्स कनेक्ट कर दें इंडक्टर से, ये हमारा AC हो गया साइन ओमेगा टी, ये हो गया L। तो इस केस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे -L, मैग्नीट्यूड लिखना तो L di/dt इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो यहाँ से di इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा E नॉट बाई ओमेगा L, साइन का आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो E नॉट बाई इसको लिख लेते हैं XL, साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, XL यानी कि आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ऐसा लिख लिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस π/2 का है,
और यहाँ पे दिख रहा है कि करंट लैग्स। ठीक है, हम करंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो करंट लैग्स पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म में कह सकते थे कि पोटेंशियल लीड बाई पाई बाई 2 या फिर करंट लैग्स बाई पाई बाई 2। ठीक है, इस केस में अगर हमको बनाना होगा हम ऐसे बनाएंगे, इधर की तरफ करंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ से पाई बाई 2 आगे है पोटेंशियल तो बी को इधर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं कि ये पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस आया तो ऊपर वाले में प्लस आया था तो नीचे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है और इसी चीज से हम लोग जो भी चीजें हैं आगे की बात करें। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर सिर्फ एक इस प्योर इंडक्टर हम यूज कर रहे हैं तो प्योर इंडक्टर के केस में जो पोटेंशियल है पाई बाई 2 से लीड कर रहा है, प्योर कैपेसिटर में पोटेंशियल करंट से पाई बाई 2 से लैग कर रहा है, और प्योर रेजिस्टेंस है तो दोनों सेम फेज में। यहाँ पे एक्सेल जो है जिसको हम 1 बाई सिर्फ ओमेगा एल आ रहा है, ओमेगा एल, इसको हम बोल रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, इसका भी यूनिट ओम ही होगा, ओम पे डिपेंड करता है। यहाँ तीनों केसेस के लिए अगर हम देखें, इधर हम ओमेगा लिख दे, इधर आर एक्स एल या फिर एक्स, तो हमको क्या दिख रहा है कि आर जो है वो तो कांस्टेंट है, आर ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सी, तो एक्सी हम देख रहे हैं 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी यानी कि इनवर्स, ऐसा है, ये आ गया हमारा एक्सी के लिए। और एक्सएल देख रहे हैं तो ओमेगा इंटू एल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए हमको दिख रहा है कि ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज लो, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज लो, तो एक्सी जो हो जा रहा है वो हाई हो जा रहा है। ठीक है, एक्सी जो है हाई हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे ये जो कैपेसिटर है वो रेजिस्टेंस हाई हो जा रहा है, करंट को पास नहीं होने देगा, तो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, इज यूज्ड एज, ठीक है, कैपेसिटर हमको दिख रहा है कि लो फ्रीक्वेंसी पे हाई हो जा रहा है एक्सी, यानी कि करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो इसको हम यूज करते हैं हाई पास फिल्टर की तरह। ठीक है, हाई पास फिल्टर क्या है, तो जैसे कि बहुत जगहों पे यूज होता है कि हमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पास करना है, इतना फ्रीक्वेंसी पास होना चाहिए, इतना फ्रीक्वेंसी पास नहीं होना चाहिए, रेडियो में टेलीविजन में कितना ही फ्रीक्वेंसी हमको यूज करना है, तो कैपेसिटर यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ हाई पास, हाई जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को पास करने देगा, लो के लिए उसका रेजिस्टेंस हाई हो जा रहा है, पास नहीं होने देगा। सिमिलरली एट ओमेगा, इफ ओमेगा इज हाई, ठीक है, अगर ओमेगा हाई रहा तो फ्रीक्वेंसी, यानी किसी चीज को बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज हाई, फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहा तो हमको दिख रहा है कि एक्सएल जो हो जाएगा ये हाई हो जाएगा, एक्सएल हाई हो जाएगा, यानी कि इस चीज पे ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, यानी कि जब ओमेगा हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो ये पास नहीं होने देगा, यानी कि हम इसको यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे, इट इज यूज्ड एट लो फ्रीक्वेंसी
and termed as low pass filter। ठीक है, यानी कि लेस फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स होंगे उसी को अलाउ करेगा पास करने के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी में इसका वैल्यू जो हो रहा है इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, कम करंट पास हो गया, नहीं उसको पास नहीं होने दे रहा है। तो अगर सिर्फ इंडक्टर है तो लो फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, तो लो पास फिल्टर बोलते हैं। अगर सिर्फ कैपेसिटर यूज हो रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने देगा, इसलिए उसको हम लोग हाई पास फिल्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इसको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल या कुछ नहीं आता है, कभी कभार कहीं दिख जाता है बस, इस चीज को ये ध्यान में रखना है। और बाकी जो ऊपर फेज वाला दिए है वही को फॉलो करना है पूरे चैप्टर में, उसी चीज को हर जगह पे हम लोग को फॉलो करना है, वैसे ही बना के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सब चीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ एक एक करके दिए हैं, अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो कैसे होगा क्या होगा उस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हर कोई चीज में हम लोग करंट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे और उसी से ऊपर या नीचे जैसा भी पोटेंशियल होगा उसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ठीक है, अगर करंट लीड कर रहा होगा तो पोटेंशियल को नीचे रखेंगे, करंट अगर लैग कर रहा होगा तो पोटेंशियल को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, देखते हैं, इसमें भी कुछ लग रहा है खराब हो गया है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। इसको एक बार पढ़ना नेक्स्ट क्लास में, इससे जो भी डाउट रहेगा उसको एक बार पूछ लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।